हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कक्षा 7 अध्याय 9 विजयनगर साम्राज्य। आओ जाने राजनीतिक इतिहास। संगम वंश, सल्लू वंश, तुलु वंश एवं अरविंदु वंश। कृष्णदेवराय उपलब्धियां एवं योगदान। विजयनगर का प्रशासन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का उद्भव व विकास एक महान क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। दक्षिण भारत में विजयनगर के शासकों ने ही तुगलक वंश के विरुद्ध विजय पताका फहराई। 16वीं शताब्दी के आरंभ में विजयनगर साम्राज्य का वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर था। लगभग 3 शताब्दियों तक इस साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा। यहाँ के शासकों ने शानदार नगरों की स्थापना की, भव्य भवनों का निर्माण और कला, हस्तशिल्प, साहित्य एवं धर्म को संरक्षण दिया। उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की। समस्त पुरातात्विक सामग्री, भवन, अभिलेख व सिक्कों के अध्ययन एवं उपलब्ध साहित्य के आधार पर हम इस साम्राज्य के इतिहास से परिचित हो सकते हैं। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ विजय का नगर। तुंगभद्रा नदी के किनारे संगम बंधुओं ने अपनी विजय स्मृति में इसे बसाया। उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में सुंदर प्रायद्वीप तक विजयनगर साम्राज्य का फैलाव था। आधुनिक समय में विजयनगर के अवशेष हमें हम्पी नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। स्थानीय मातर देवी पंपा देवी के नाम से इस स्थान का नामकरण हम्पी हुआ। संगम वंश। राजनीतिक इतिहास। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना का श्रेय हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों को जाता है। प्रारंभ में वे होयसल शासक प्रतापरुद्र द्वितीय की सेवा में थे। 1323 में जब काकतीय राज्य पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार होगा, तब वे कपिली राज्य में मंत्री पद पर आसीन हो गए। मोहम्मद तुगलक ने जब कपिली को जीत लिया, तब इन दोनों भाइयों को भी कैद में डालकर मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रवेश कर दिया। कपिली में विद्रोह होने पर तुगलक ने इन्हीं दोनों को वहां विद्रोह दबाने भेजा। उन्होंने कपिली पर अधिकार स्थापित कर लिया। कापच नायक और वीर बल्लाल तृतीय की दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। संत विद्यारण्य के गुरु और श्रृंगेरी मठ के मठाधीश विद्यातीर्थ द्वारा उन्हें पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करवाया। उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर संस्थापक। हरिहर व बुक्का शासनकाल 1336 से 1485। हरिहर प्रथम 1336 से 1356। हरिहर प्रथम इस राज्य का प्रथम शासक था। उसने अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया। बाद में उसने अपनी राजधानी विजयनगर में स्थापित की। विजयनगर के महान अवशेष आज के हम्पी में विद्यमान हैं। हरिहर ने अपनी योग्यता से बदामी, उदयगिरी और गुट्टी के दुर्गों को सुदृढ़ किया। हरिहर ने 1340 ईस्वी में होयसल राज्य और मदुरा के शासकों को परास्त किया। इस प्रकार हरिहर ने अपने भाई बुक्का प्रथम की सहायता से एक विस्तृत एवं दृढ़ शासन की स्थापना की।
बुक्का प्रथम 1356 से 1377। विजयनगर साम्राज्य व बहमनी सल्तनत में 3 क्षेत्रों मुख्य क्षेत्र तुंगभद्रा, दोआब, कावेरी, गोदावरी डेल्टा व कोंकण क्षेत्र को लेकर परस्पर टकराव था। इन क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि तथा विदेशी व्यापार के लिए अनेक बंदरगाहें थी। दोनों ही राज्य दक्षिण भारत में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। बुक्का के समय में कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया। बुक्का ने अपने पुत्र कंपन की सहायता से मुदेर की विजय किया। कंपन की पत्नी गंगा देवी की पुस्तक मुद्रा विजय में इस विजय का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसने अपने राज्य को सुदूर दक्षिण में रामेश्वर तक विस्तृत किया। बुक्का ने विदेशी व्यापार के लिए 1374 में अपना एक दूत मंडल चीन भेजा। उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम के दरबार में सायणाचार्य नामक वेदों का महान भाष्यकार। उसने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की नवीन टीकाएँ लिखवाई तथा तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया। बौद्ध, जैन, ईसाई तथा मुस्लिम सभी धर्मों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, जो अंत तक विजयनगर राज्य की नीति बनी रही। दोआब। दोआब उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दो बड़ी नदियों के मध्य की भूमि जो कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। आब अर्थ पानी है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी संघन मात्रा में पाया जाता है। विश्व की लगभग सभी प्राचीनतम सभ्यताओं का उदय ऐसे दोआब के मध्य हुआ था। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404। हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, चित्रापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता। उसकी सबसे महान सफलता बहमनी राज्य से पश्चिमी क्षेत्र कोंकण व गोवा छीनना था। हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। देवराय प्रथम 1406 से 1422। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद क्रमशः विरूपाक्ष प्रथम और बुक्का द्वितीय उत्तराधिकारी बने। 1406 ईस्वी में देवराय प्रथम शासक बना। देवराय प्रथम के समय में तुंगभद्रा दोआब को लेकर पुनः बहमनी राज्य से युद्ध छिड़ गया। देवराय प्रथम ने वारगल के शासकों से गठजोड़ कर लिया। वारगल द्वारा बहमनी सल्तनत का साथ छोड़ने से दक्कन में शक्ति संतुलन बदल गया। देवराय फिरोज शाह बहमनी को करारी मात देने में सफल रहा। देवराय ने जल की कमी को दूर करने के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। देवराय ने जल की कमी के उद्देश्य को पूरा करने के तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। उसने सिंचाई के लिए हरिहर नदी पर भी एक बांध बनवाया। उसने दरबार में हरविलास ग्रंथ के रचयिता प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। उसके शासनकाल में इटली निवासी यात्री निकालो कोंटी ने 1420 में विजयनगर की यात्रा की। निकालो द कोंटी राज्य में मनाए जाने वाले त्यौहार दीपावली व नवरात्र का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में करता है। नगर के विषय में वह लिखता है कि नगर की परिधि 96 किलोमीटर थी और उसमें 90,000 सैनिकों की शक्तिशाली सेना भी निवास करती थी। देवराय द्वितीय 1422 से 1446। देवराय द्वितीय विजयनगर का महानतम शासक था। विजयनगर के इतिहास में उसे इमांडी देवराय के नाम से जाना जाता है। उसने 2000 तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया। उसके और बहमनी राज्य के बीच एक के बाद एक 3 लड़ाइयाँ हुई, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला, इसलिए दोनों पक्षों को मौजूद सीमाओं पर सहमत होना पड़ा। उसने अपने शासनकाल में अपने
राज्य की सीमाओं का विस्तार श्रीलंका द्वीप तक किया। उसके समय में फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर की यात्रा की। उसके अनुसार विजयनगर संसार के सबसे शानदार नगरों में से एक था। उसने राज्य के वैभव एवं ऐश्वर्य की भी प्रशंसा की। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजवंश। संगम वंश संस्थापक हरिहर व बुक्का 1336 से 1485 शासनकाल। सुलू वंश नरसिंह सुलू 1485 से 1505 ईस्वी। तुलु वंश वीर नरसिंह 1505 से 1570 ईस्वी। अरविंदु वंश तिरुमल 1570 से 1650 ईस्वी। सुलू वंश संस्थापक नरसिंह सुलू शासनकाल 1485 से 1505। देवराय द्वितीय के बाद संगम वंश में कुछ कमजोर शासकों के बीच गहरा युद्ध हुए, जिसमें राज्य को सामंतों को संतत होने के अवसर मिल गए। ऐसी स्थिति में राज्य के मंत्री नरसिंह सुलू ने सत्ता हथिया कर सुलू वंश की नींव डाली। इसे विजयनगर इतिहास में प्रथम बलापाहार कहा जाता है। 1490 में नरसिंह सुलू की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयु पुत्र इमाडी नरसिंह विजयनगर का शासक बना और नरसा नायक को उसने संरक्षक नियुक्त किया। 1505 में सत्ता अधिकार में प्रसन्न पर नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी और राजगद्दी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बलापहार शासकीय व्यक्ति द्वारा शक्ति का प्रयोग करके राज सिंहासन पर अधिकार कर लेना बलापहार कहा जाता था। 1800 ईस्वी में कालिंग में कांजी ने सर्वप्रथम हम्पी पर शोध कार्य आरंभ किया। उसने हम्पी का प्रथम संरक्षण मानचित्र तैयार किया। विरूपाक्ष पंपा देवी पुरातत्व सामग्री, विदेशी यात्रियों के विवरण तथा स्थानीय साहित्य के अध्ययन से हमें हम्पी के महान साम्राज्य की खोज संभव हुई। तुलु वंश संस्थापक वीर नरसिंहा शासनकाल 1505 से 1570। वीर नरसिंहा ने सुलू वंश के स्थान पर 1505 में तुलु वंश की स्थापना की। विजयनगर के इतिहास में इसे द्वितीय बलापहार कहा जाता है। उसके इस अपराध के कारण विजयनगर की जनता में आक्रोश फैल गया तथा जनता ने उसे अपना राजा स्वीकार नहीं किया। 1505 में उसका सौतेला भाई कृष्ण देवराय विजयनगर का शासक बना। कृष्ण देवराय को उसकी सैनिक असैनिक उपलब्धि के कारण तुलु वंश का ही नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। उसने न केवल विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया अपितु एक संगठित एवं सुदृढ़ शासन की स्थापना भी की। सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से उसका राज्य विश्व प्रसिद्ध था। कृष्णदेवराय 1509 से 1529। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। उसने अपनी योग्यता से विजयनगर की उन्नति के शिखर तक पहुंचा दिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जिस भारतीय राज्यों का वर्णन किया है उसमें विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को भी विवरण है। इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार ने उसके बारे में लिखा है कि वह विजयनगर राज्य का सबसे महान शासक था तथा उसकी गिनती भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध शासकों में की जाती है। वह बहादुर सिपाही, सफल सेनापति, कुशल प्रशासक तथा कला व साहित्य का संरक्षक था। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा डोमिंगो पायस ने यात्रा की तथा इन यात्रियों ने उसके शासन व्यवस्था की अत्यधिक प्रशंसा की है। बहमनी साम्राज्य 1340 में हसनगुंग ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नामक उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। 1340 में
16वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यह साम्राज्य संगठित एवं शक्तिशाली था। बाद में यह विजयनगर, अहमदनगर, बिदर, बरार एवं गोलाकुंडा नामक 5 राज्यों में विभाजित होकर बिखर गया। उपलब्धियां एवं योगदान। सैन्य उपलब्धियां। पड़ोसी राज्यों की सेना ने लगातार हो रहे हमलों को रोककर कृष्णदेवराय प्रथम उद्देश्य था। पड़ोसी राज्य की सेना के लगातार हो रहे हमलों को रोकना कृष्णदेवराय का प्रथम उद्देश्य था। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह व कृष्णदेवराय के मध्य 1509 में कोविलकोंडा के समीप युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुर का शासक मारा गया। कृष्णदेवराय ने रायचूर, गुलबर्गा व बीदर पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाली गवर्नर अबू बरक ने कृष्णदेवराय का सहयोग लेने के लिए अरबी फारसी घोड़े मात्र विजयनगर को देने का प्रस्ताव रखा। पुर्तगाली ने उसके भटकल में किला बनाने की अनुमति मांगी। कृष्णदेवराय ने इस प्रस्ताव को मान लिया। पुर्तगालियों से मित्रता स्थापित कर ली। कृष्णदेवराय ने अमातुर के विद्रोही सरदार गंगाराय को हराकर मार डाला। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा की सेनाओं को हराकर तेलंगाना क्षेत्र को जीत लिया। उसकी विजयी सेनाएं कटक तक पहुंच गई। यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव ने अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय से कर दिया। प्रशासनिक उपलब्धियां। कृष्णदेवराय ने विजयनगर राज्य को संगठित किया, शांति व व्यवस्था स्थापित की। कृष्णदेवराय न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, कानून निर्माण, सैन्य संचालक आदि सभी का प्रधान था, परंतु वह निरंकुश व स्वेच्छाचारी शासक नहीं था। उसने अपने राज्य में कृषि एवं व्यापार की उन्नति के लिए पर्याप्त प्रयास किए। जंगल साफ कर अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया तथा तालाब व नहरें खुदवाई। सिंचाई के साधनों में वृद्धि की। सैन्य व्यवस्था को भी सुसंगठित किया। उसने सेना में कठोर अनुशासन लागू किया। साहित्य व प्रोत्साहन। कृष्णदेवराय कला व साहित्य का महान संरक्षक था। वह आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध था। उसके दरबार को अष्टदिग्गज के रूप में विख्यात 8 तेलुगु कवि एवं विद्वान सुशोभित करते थे। इन तेलुगु कवियों में पेडुडन सर्वप्रमुख थे। वह संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के महिमा पंडित थे। कृष्णदेवराय स्वयं भी विद्वान थे। उसने तेलुगु में आमूलतमाद्य तथा संस्कृत में जाम्बावती कल्याणम नामक ग्रंथों की रचना की। धार्मिक सहिष्णुता। कृष्णदेवराय की धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी देने के लिए उसके काल में आए विदेशी यात्री दुर्वांते बारबोसा अपने यात्रा वृत्तांत में लिखता है, राजा इतनी स्वतंत्रता देता है कि चाहे ईसाई हो या यहूदी, हबशी हो या विधर्मी, हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है और अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। उसे उसके लिए किसी प्रकार की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ती और न ही उसके बारे में यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। विजयनगर के विषय में पायस का वर्णन। इस शहर का परिमाप में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता। मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। वहाँ से मैंने देखा तो मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। यह देखने में अत्यंत सुंदर है। इसके पहाड़ों के कई उपवन हैं। आवासों के बगीचों में पानी की कई नालियाँ आती हैं जो इसमें अनेक सुंदर तालाब हैं।
वास्तुकला में योगदान। कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर के वास्तुकला की दृढ़ शैली उन्नति के चरम पर थी। उसने मंडप, गोपुरम, विशाल भवन व मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने राजधानी को काफ़ी भव्य रूप दिया, जिसकी प्रशंसा विदेशी यात्री पाइस इस प्रकार करता है। आकार में वह रोम के समान विशाल एवं विस्तृत है। इस नगर के असंख्य लोग निवास करते हैं। इसके बाजारों में संपूर्ण विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो न बिकती हो। वास्तुकला के क्षेत्र में कृष्णदेवराय ने अपनी राजधानी में विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया। उसने अपनी माता नागम्बा की याद में नया शहर नांगलपुरा निर्मित करवाया। इसके अतिरिक्त उसने गोपुरम तथा अन्य भवनों का भी निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय ने के अधीन न केवल विजयनगर साम्राज्य का विकास हुआ, अपितु सुशासन, साहित्य, कला, धर्म आदि के क्षेत्रों में भी अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। कृष्णदेवराय को दक्षिण भारत का महानतम शासक माना गया है। वास्तव में विजयनगर कृष्णदेवराय के शासनकाल में अपने गौरव तथा खुशहाली की चोटी पर पहुंच गया। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में हिंदू स्थापत्यकला की एक महत्वपूर्ण शैली है। दक्षिण में इसका उद्भव व विकास होने के कारण इसे द्रविड़ शैली कहा गया। इसमें भवन को 3 भागों में बांटा गया। गोपुरम, गर्भगृह, शिखर, विशाल प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा गया। मंदिर के आधार भाग, जो कि वर्गाकार होते हैं और यहीं पर मुख्य मूर्ति होती है, गर्भगृह कहलाता है। गर्भगृह के ऊपर विशाल पिरामिडानुमा शिखर होता है। द्रविड़ शैली के भवन काफ़ी विशाल व ऊंचे होते हैं। इसमें अनेक कक्ष, जलकुंड व अन्य छोटे मंदिर होते हैं। विजयनगर का पतन व आर्वेडु वंश। संस्थापक तिरुमल, शासनकाल 1570 से 1650। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। उसके बाद अच्युत राय तथा सदाशिव राय गद्दी पर आसीन हुए। इस काल में राज्य की वास्तविक शक्ति कृष्णदेवराय के दामाद राम राय के हाथों में रही। राम राय एक योग्य शासक प्रबंध था, परंतु सफल कूटनीतिज्ञ नहीं था। उसने बहमनी राज्य के खंडों बीजापुर, गोलाकुंडा, अहमदनगर को एक दूसरे के विरुद्ध सहायता देने की नीति अपनाई, परंतु अंत में इस राज्य में विजयनगर के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनकर 23 जनवरी 1565 को तालीकोट के युद्ध में उसे पराजित कर दिया। युद्ध के बाद लगभग 100 वर्षों तक विजयनगर पर अरविंद वंश का शासन रहा, परंतु विजयनगर दक्षिण भारत की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाया। यह महान साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया। तलीकोट का युद्ध। यह युद्ध 1565 में विजयनगर की सेना व बहमनी शासक बीजापुर, अहमदनगर, गोलाकुंडा की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। विजयनगर की सेना का नेतृत्व प्रधानमंत्री रामराय कर रहा था। इस युद्ध में विजयनगर की सेना को इन राज्यों की संयुक्त सेना ने हरा दिया। इसे राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। विजयी सेना ने विजयनगर शहर पर आक्रमण किया तथा नगर में आग लगा दी। इस प्रकार तालीकोट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के लिए पतन का कारण बना। विजयनगर में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री: देवराय प्रथम, निकालो दा कोंटी, इटली। देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक के शासनकाल में आया, ईरानी था। कृष्णदेवराय डोमिसा पायस बारबोसा, पुर्तगाल का। विजयनगर का
प्रशासन। विजयनगर के शासकों ने एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की। उसकी शासन प्रणाली हिंदू परंपरा पर आधारित थी। विजयनगर शासकों द्वारा राय और सामंतों को लगान मुक्त जमीन देने के से इसका स्वरूप सामंती बन गया था। केंद्रीय प्रशासन। राजा साम्राज्य के समस्त कार्यकारी, न्यायकारी व विधायी शक्ति शासक में निहित होती थी। अर्थात निरंकुश राजतंत्री व्यवस्था होने के बावजूद विजयनगर के शासक न तो निरंकुश थे और न ही स्वेच्छाचारी थे। सभी शासक प्रजा हितैषी थे, जनहित के कार्य करना अपना कर्तव्य समझते थे। राजा के बड़े पुत्र को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था। पुत्र न होने की दशा में राज परिवार के किसी भी योग्य व्यक्ति को शासक अपना युवराज चुन लेता था। क्या आप जानते हैं, सप्तांग विचारधारा कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय इतिहास व राजनीति की महान रचना है। सप्तांग विचारधारा अर्थशास्त्र से ली गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 7 अंग। शासन को चलाने के लिए कौटिल्य ने 7 महत्वपूर्ण अंग बताए। ये अंग इस प्रकार हैं: स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, सेना, मित्र एवं कोष। प्राचीन व मध्यकालीन हिंदू शासकों ने अपना शासन चलाने के लिए सप्तांग विचारधारा का प्रयोग किया। मंत्री परिषद। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इसके प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री विभागों के प्रधान आदि राज्य के बड़े प्रमुख एवं योग्य व्यक्ति नियुक्त होते थे। इसकी संख्या 20 के निकट थी। वे प्रमुख विषयों पर राजा को परामर्श देते थे, परंतु इसे मानना या न मानना राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। राजा की सहायता के लिए रायसेन राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला कर्णिकम, लेखा आधारित मुद्राकर्ता आदि प्रमुख थे। प्रांतीय व स्थानीय प्रशासन। विजयनगर राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतपति प्रांत का प्रधान था। उसके अधिकार विस्तृत थे। साम्राज्य प्रांत, वलनाडु, नाडु, सतल व ग्राम आदि इकाइयों में विभक्त थे। ग्राम के मुखिया को गोंडा कहा जाता था। राजस्व प्रशासन। विजयनगर कृषि प्रधान राज्य था। राज्य की आय का मुख्य साधन भू राजस्व था, जो उपज का 1/3 या 1/6 भाग होता था। किसानों से चावल की उपज का 1/3 भाग, रागी, चना आदि का 1/4 भाग व बाजरे अन्य उपज सुलभ भूमि का उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। राज्य को सामंतों से भी कर व उपहार आदि प्राप्त होते थे। बंदरगाहों से कर तथा वाणिज्य से भी अधिभार वसूल किया जाता था। इसके अतिरिक्त बाजार कर, गृह कर, सिंचाई कर, चारागाह कर आदि भी राज्य की आय के मुख्य साधन थे। न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने से भी राज्य की आय होती थी। कृष्णदेवराय की पुस्तक अमूल्य माल्यद के अनुसार राज्य की आय 4 भागों पर खर्च होती थी: दान, राजा का व्यक्तिगत खर्च, घोड़ों की देखरेख व सैन्य राज्य की सुरक्षा। आमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय द्वारा रचित प्रसिद्ध तेलुगु रचना है। आमूलत माल्यद का शाब्दिक अर्थ होता है मुद्रा या मणियों की माला। इस रचना को तेलुगु साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस पुस्तक में विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। न्याय प्रशासन। विजयनगर के राजा निष्पक्ष न्याय में विश्वास रखते थे। साम्राज्य के विभिन्न भागों से नियमित न्यायालय थे। ग्रामों में जाति पंचायतें व श्रेणी संगठन भी न्याय का कार्य करते थे। इन सब के ऊपर राजा का न्यायालय था, जिसे सभा कहा जाता था। धर्मशास्त्रों में बताए गए कानूनों का पालन किया जाता था। दंड विधान कठोर था। मृत्युदंड, अंग विच्छेद और संपत्ति को जब्त कर लिया जाना मुख्य दंड थे। सेना प्रशासन।
विजयनगर साम्राज्य की सेना संगठित व स्थायी थी। सेना प्रमुख राजा होता था। पैदल, घुड़सवार, हाथी व तोपखाना सेना के प्रमुख थे। विदेशों से उत्तम नस्ल के घोड़े आयात किए जाते थे। कृष्णदेव राय के समय आरमूद से 13,000 अरबी नस्ल के घोड़े खरीदे गए। सेना का प्रमुख अधिकारी नायक या पालीगर कहलाता था। स्थायी सेना के अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर राजा को अपने अधीन छोटे राजाओं व सामंतों से भी सेना प्राप्त होती थी। राज्य की सेना को नगद वेतन दिया जाता था, परंतु पालीगर जैसे बड़े बड़े अधिकारियों को वेतन के बदले भू क्षेत्र प्रदान किया जाता था। आर्थिक विकास। विजयनगर एक समृद्धशाली राज्य था। विभिन्न विदेशी यात्रियों ने अपनी धन संपत्ति की प्रशंसा की थी। इसके वृत्तांत से पता चलता है कि विजयनगर उस काल में विश्व से ज्ञात सबसे धनी राज्यों में से एक था। इटली निवासी यात्री निकालो द कोंटी, पुर्तगाल निवासी यात्री डोमिंगो पायस और ईरानी यात्री अब्दुल रज़ाक ने उसकी समृद्धि की अत्यधिक प्रशंसा की है। कोटी ने लिखा, यहाँ का राजा भारत के दूसरे सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब्दुल रज़ाक ने लिखा, विजयनगर के समान न तो कोई शहर देखा है और न ही इसके समान विश्व में किसी नगर के बारे में सुना है। इसी प्रकार पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने लिखा, यह विश्व का सबसे सुंदर शहर है। यहाँ पर गेहूँ, चावल, जौ, दालों और अन्य सभी वस्तुओं की भरमार है। वह पुनः लिखता है, यहाँ के राजा के पास असीमित संपत्ति, सैनिक और हाथी हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस शहर में तुम्हें सभी देशों के निवासी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के निवासी सभी देशों से कीमती पत्थरों आया मुख्यतः हीरो का व्यापार करते हैं। बारबोसा ने नगर की प्रशंसा करते हुए लिखा, नगर बहुत विस्तृत और सघन बसा हुआ तथा भारत में के हीरो पेंगू के लाल, चीन और अलेक्जेंड्रिया की रेशम, सिंदूर, कस्तूरी तथा मालाबार की काली मिर्च और चंदन के व्यापार का मुख्य केंद्र स्थान है। विजय साम्राज्य के प्रचलित सिक्के। कृषि। विजयनगर कृषि प्रधान राज्य था। राज्य की कृषि व्यवस्था उत्तम थी। राजा कृषि की उन्नति में पर्याप्त योगदान देते थे। संपूर्ण भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। यहाँ पर गेहूँ, चावल, जौ, रागी, चना, बाजरा, दालों और अन्य सभी फसलों की खेती होती थी। विजयनगर के शासकों ने कई नहरों व तालाबों का निर्माण कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। पुर्तगाली नूनीज ने सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हुए लिखा कि विजयनगर शहर में ही कमलपुरम नामक जलाशय था। शासकों ने कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी की। विशेष तौर पर विजयनगर शहर में 7 परकोटे थे, जिनमें पहले परकोटे के अंदर विशाल कृषि क्षेत्र व जलाशय थे। एक निश्चित मात्रा में कृषि पर कर लिया जाता था और कुल उपज का 1/6 से 1/3 भाग निर्धारित था। कृत्रिम जन प्रणाली। उद्योग, व्यापार व वाणिज्य। विजयनगर साम्राज्य में कपड़ा उद्योग, खनन उद्योग, धातु उद्योग व इत्र उद्योग का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, जो विजयनगर की समृद्धि के कारण थे। विजयनगर साम्राज्य के अंतर क्षेत्रीय व्यापार, तटीय तथा समुद्री व्यापार उन्नति पर था। आंतरिक व्यापार के अतिरिक्त विजयनगर का व्यापार मलाया, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, अबिसिनिया और पुर्तगाल आदि देशों के साथ होता था। काली मिर्च, कपड़ा, चावल, सोरा, चीनी, मसाले, इत्र आदि
विदेशों को भेजे जाते थे तथा घोड़े, मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम आदि विदेशों से मंगाए जाते थे। व्यापार जल व स्थल दोनों मार्गों से होता था। भारत में जलयानों का भी निर्माण होता था। अब्दुल रज़ाक के कथानुसार विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थी। पश्चिमी तट पर मालाबार क्षेत्र प्रमुख वाणिज्य केंद्र था, जहाँ कन्नूर का बंदरगाह था। इस प्रकार विजयनगर राज्य की समृद्धि से वहाँ की प्रजा सुखी एवं समृद्ध थी। कला और साहित्य। कला और साहित्य की दृष्टि से भी विजयनगर राज्य प्रगतिशील रहा। वहाँ के शासकों ने कला और साहित्य को पूर्ण संरक्षण दिया। अनेक नगरों की स्थापना की, उनमें उत्तम भवनों, मंदिरों आदि का निर्माण किया। साहित्य क्षेत्र में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषा के साहित्य में रुचि ली। भवन निर्माण कला। विजयनगर साम्राज्य में द्रविड़ शैली व मुदिर शैली अपनी चरम पर थी। विजयनगर की खुदाई में लगभग 30 भवनों के अवशेष मिले हैं, जो आकार में काफ़ी बड़े हैं। इनको महलों का नाम दिया। शहर का सबसे ऊंचा और आकर्षक स्थान महानवी डिब्बा, यह 11,000 वर्ग फुट में फैला 40 फुट की ऊंचाई वाला मंच था। शाही क्षेत्र में एक अन्य सुंदर भवन कमल महल है। इसकी मेहराब पर बहुत सुंदर डिजाइन बनाए गए हैं। इन भवन को कमल महल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन मेहराबों को दूर से देखने पर कमल जैसी आकृति बनती है। विजयनगर में एक क्षेत्र मंदिरों वाला है, जो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके निर्माण में भले ही द्रविड़ शैली का प्रयोग हुआ, पर इसकी अपनी एक विशेष शैली है। इसमें स्तंभों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ तथा खंभों पर घोड़ों की आकृति दर्शाई गई। मंदिरों में मंडप या खुले दालान हैं, जिन पर देवताओं की मूर्ति बनाई गई। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर तथा हजारा स्वामी मंदिर कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। चिदम्बरम में ताड़पत्री तथा पार्वती मंदिर भी सुंदर है। कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर, कल्याण मंडप भी उल्लेखनीय है। इन मंदिरों के गोपुरम सबसे अधिक प्रभावशाली थे। भवन निर्माण कला के साथ मूर्ति निर्माण कला, चित्रकला, संगीत व नृत्य कला में भी विशेष प्रगति हुई। खंभों पर घोड़ों की आकृतियाँ। महानवी डिब्बा, यह लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट की ऊंचाई तक बनी पत्थर की मंचनुमा आकृति है। इसका उपयोग को लेकर विद्वानों में आज भी मतभेद है। फिर भी अधिकतर विद्वानों का मानना है कि विशेष अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान के समय पर यह राजा व जनता इकट्ठा होती थी। साहित्य। विजयनगर के शासकों ने अनेक विद्वानों और साहित्य को संरक्षण दिया। विजयनगर के कई शासक समय भी उच्च कोटि के विद्वान व साहित्यकार थे। उनके समय में तेलुगु, संस्कृत, तमिल और कन्नड़ भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ। बुक्का राय के मंत्री माधवाचार्य ने न्यायशास्त्र पर एक महान ग्रंथ लिखा। सायणाचार्य ने वेदों पर टीकाएँ लिखी। बुक्का प्रथम ने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। देवराज द्वितीय ने कवियों को संरक्षण दिया। राजा कृष्णदेव राय स्वयं उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उसके काल में साहित्य के क्षेत्र में उद्भवती हुई। उन्होंने आमुक्तमाल्यद नामक तेलुगु के महान ग्रंथ की रचना की। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। रानी गंगा देवी ने मधुरा विजय नामक ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य शक्ति, शासन, संपदा, साहित्य और ललित कला आदि की प्रगति की दृष्टि से भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसका महत्व इस दृष्टि से और भी अधिक हो जाता है कि उसे दक्षिण भारत में हिंदू धर्म, सभ्यता और समाज को एक लंबे समय तक सुरक्षित रखा कर पल्लवित होने की सफलता दिलाई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के शब्दों में विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण में मुसलमानों के आक्रमणों के विरुद्ध हिंदू धर्म तथा संस्कृति की रक्षा करके
एक महान ऐतिहासिक दृश्य को पूर्ण किया। माइंड में विजयनगर साम्राज्य। राजवंश संगम, शालू वंश, तुलु वंश, अरविंद वंश। उपलब्धियां योगदान। सैन्य उपलब्धियां, प्रशासनिक उपलब्धियां, साहित्य प्रोत्साहन, वास्तुकला में योगदान, धार्मिक सहिष्णुता। प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, आर्थिक विकास एवं कृषि। भवन निर्माण, कला और साहित्य। हमारा अध्याय यही समाप्त होता है।